Okay, so hello students, a very good afternoon to all of you. Okay, so basically today we're gonna talk about reciprocal lattice. आज हम लोग बात करेंगे reciprocal lattice के ऊपर. तो जो चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सर यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड था, जिस सॉलिड में यहाँ से एक सोर्स था, जिस सोर्स का नाम दिया था हम लोगों ने सर एस. ये एक्सरे यहाँ से आ रहे थे, ये स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट कर रहे थे. तो यहाँ से वेव आके कहाँ पे गिरा था भाई? इस पॉइंट पे गिरा था. और ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट लिया था हम लोगों ने, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं. तो सर ये हमारा एक पॉइंट पे जाके वेव गिरा था, ये हमारे एक रेफरेंस पॉइंट था. तो ये एक डिस्टेंस था, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. This is what we had called R. This is what we had called R. So if this is my capital R and this is my small r, then of course this is capital R plus small r. And I have taken another point, so this point is actually P. I have taken another point over here. So this distance and this distance can very easily be found out. This is my capital R dashed, this is R. So this vector and this vector and this vector. So I can tell you that this plus this equals to this. So this should be equals to R dash minus R. This vector should be R dash minus R. तो यहां से मेरा स्फेरिकल वेवलेट जनरेट हो रहा है. ये स्फेरिकल वेवलेट जब जाके यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो बेसिकली ये प्लेन वेव बन चुके हैं. तो ये जो प्लेन वेव बन चुके हैं, ये स्फेरिकल वेवलेट्स यहाँ पे जाके पहुंचे हैं एंड लाइक इट्स अ वेरी फार डिस्टेंस. तो जाते जाते प्लेन वेव बन चुके हैं. उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटॉमिक एक पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. तो यहाँ पे जो एटम्स हैं, बाय दोस एटम्स दिस वेव हैज बीन स्कैटर्ड और डिफ्रैक्टेड, and I am collecting those diffracted or scattered waves over here at the point. So I am basically interested at the intensity of this wave at this point. I'm basically interested at the intensity of the wave at this point. तो हमें पता है कि जो सर हमारा P पॉइंट पे जो वेव आ रहा है, उस पॉइंट पे जो वेव हमारे पास यहाँ पे है, उस वेव के लिए हम लोग बात कर सकते हैं. एक्चुअली वी कैन टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मे बी व्हाटएवर यू कॉल इट. सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P हम लोग बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट S, जस्ट बिकॉज़ इट्स अ प्लेन वेव. तो सर हमें प्लेन वेव का स्ट्रक्चर पता है, सो इट विल बी e to the power of I into k dot कैपिटल R प्लस स्मॉल. ये चीज होगा. अब सर यही वेव जब यहाँ पे स्कैटर्ड होके जा रहा है तो डेफिनेटली हमें पता करना चाहिए क्या? हमें पता करना चाहिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एट बी. तो सर हमें पता है कि ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. एक तो सर डेंसिटी ऑफ क्राइस्टल एट द पॉइंट P इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और द पोजीशन वेक्टर R इसके ऊपर डिपेंडेंट है सर. और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट द पॉइंट बी होगा या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट द पॉइंट बी होगा, स्कैटर्ड वेव एट द पॉइंट बी होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? वो ईपी जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. ईपी जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो सर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ईबी जो होगा दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल्स टू देन
EB जो होगा वो क्या होगा, EP that is actually equals to ES into e to the power of I into K dot capital R plus small r, capital R plus small r. I can write it like this. Then I can say rho of R vector, that is the density of lattice points exactly at this point R. That means the lattice points or atoms per unit volume, atomic density at this point, मल्टीप्लाइड बाई द स्फेरिकल वेव जो यहाँ पे जाके पहुंच रहे हैं. यहाँ पे जो है ये स्फेरिकल वेव फिर से जनरेट कर रहे हैं, वही स्फेरिकल वेव जाके यहाँ पे पहुंच रहे हैं. तो भाई स्फेरिकल वेव का जो यूजुअल तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज e to the power of I into k dashed, e to the power of I into k dashed dot 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 r minus r dashed dot r minus r dashed, this whole thing divided by r minus r dashed का मॉड. अब हमने ये माना था कि मान लो कि ये जो कैपिटल आर डैश वेक्टर है वो आर डैश वेक्टर से बहुत बहुत कैपिटल आर डैश बोलो या दिस इज आर डैश आर माइनस आर, दिस इज सिंपली आर, सिंपली आर. तो हमने ये माना था कि जो ये कैपिटल आर डैश है दैट्स वेरी 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 लार्ज इन मैग्नीट्यूड. अगर ये काफी ज्यादा बड़ा है मैग्नीट्यूड में तो डेफिनेटली कैपिटल आर डैश माइनस आर कैन बी सिंपली रिटन एज कैपिटल आर डैश. ठीक है, तो यही जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा था. On the next page we can see that EB, I can write my EB would have been equal to, EB was equals to, I can say अगर मैं EB की बात कर रहा हूँ तो definitely EB can be now written as the source पे जो electric field का amplitude है, that is ES into e to the power of I into K vector dot कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. चलो बड़ी अच्छी बात है, ये मैंने लिख दिया. एंड होल डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ आर वेक्टर into e to the power of I into k dash, that is the wave propagation vector of the scattered wave dot r dashed vector minus r whole divided by r dashed. ये मैं लिख सकता हूँ. तो ये बेसिकली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेसिकली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है. और कहाँ पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा एट द पॉइंट बी. सर इसको अगर थोड़ा सा और सजाएं तो कैसे दिखेगा, इसको अगर थोड़ा सा और सजाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ES, यहाँ पे बन जाएगा e to the power of I into k dot r plus k dash dot r dashed, k dash dot r dashed, k dash dot r dashed, and then I can say e to the power of I into k minus k dashed, e to the power of I into k minus k dashed dot r vector, that I can say. और यहाँ पे नीचे में r dash लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे में r dash लिख सकता हूँ. ठीक है, so I can just write it like this. Now if this thing is fine, then what can you say? If this thing is fine, then intensity, अगर amplitude मिल गया है तो intensity at the point B तुम कैसे निकालोगे भाई. intensity निकालने के लिए पहले तो total amplitude निकालो. total amplitude क्या होगा सर, EB पे जो amplitude तुम्हें मिला है वो amplitude सिर्फ P पॉइंट पे जितना स्कैटरर है उससे स्कैटरर से वेव स्कैटर होके जो वेव वहां पे जा रहा है रिजल्टेंट वेव, इसका एम्पलीट्यूड मिला है. बट ये जो वेव है, ये जो यहाँ से जो वेव एक्सरे आके यहाँ पे पड़ रहा है, ये तो थ्रू आउट द होल क्राइस्टल स्कैटर होगा ना. तो थ्रू आउट द होल क्राइस्टल स्कैटर होने के बाद जितना इंटेंसिटी वहां पे जाके पहुंचेगा दैट विल बी EB इनटू EB इनटू DQ बार, जिसको हम लोग वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, DV भी लिख सकते हो. EB इनटू DV, इसका इंटीग्रेशन थ्रू आउट द होल क्राइस्टल ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल. जैसे ये आ गया, इसके बाद ये करने के बाद जो आएगा उसका मॉड स्क्वायर कर देंगे. ये करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग मॉड स्क्वायर कर देंगे. तो जो तुम्हारा इंटेंसिटी होगा वो इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर इसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है तो ऑन द नेक्स्ट पेज हम लोग बता सकते हैं कि सर हमारा जो इंटेंसिटी है वो आएगा, सर हमारा जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आएगा E नॉट
स्क्वायर या ई एस स्क्वायर, सोर्स पे जो इंटेंसिटी था ई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। फिर मॉड ऑफ जो हमारा यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका मॉड स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म चला जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। और यहाँ पे एक रो है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, रो ऑफ, और एक ये वाला टर्म है। तो भाई इन दोनों टर्म को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो मॉड के अंदर क्या रहेगा बता सर? मॉड के अंदर रहेगा हमारा रो ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, e टू द पावर ऑफ i इंटू के माइनस के डैश, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के डॉट आर, डेल्टा के डॉट आर इंटू डी क्यूब आर करके इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये तो ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना ही है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे डेल्टा के मैंने किसको लिखा है? डेल्टा के मैंने लिखा है के माइनस के डैश, के माइनस के डैश को मैंने डेल्टा के लिखा है, दैट इज आल्सो नोन एज द स्कैटरिंग वेक्टर, scattering is also known as the scattering vector. Now therefore tell me what is intensity at the point B? तो ये बेसिकली एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है, किसका है सर? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्राइस्टल, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द क्राइस्टल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमने पहले भी लिखा था, दैट इंटेंसिटी at point B, intensity at point B is related to the Fourier transform of, is related to the Fourier transform of rho of r of the crystal, means density of points of the crystal. That's all I can say. तो यहाँ तक हम लोगों को पता था। इसके बाद हम लोग एक वन डायमेंशनल लैटिस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ वन डायमेंशनल लैटिस नाउ। Let us consider a one-dimensional lattice. Let us consider a one-dimensional lattice. एक one-dimensional lattice से बात करते हैं जहां पे हम लोग लिख सकते हैं Na, जहां पे मैं लिख सकता हूं T is equals to Na is my translational vector. ट्रांसलेशनल वेक्टर सर ये कहां से लिखा आपने? मान लिया एक वन डायमेंशनल लैटिस दिखने में ऐसा है, ए क्या है? ए है कोई भी दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने ए माना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम ट्रांसलेशनल वेक्टर के थ्रू ट्रांसलेट कराओगे तो तुम जिस डायरेक्शन में जाओ ना, तुम्हें हमेशा एक पीरियोडिक अरेंजमेंट मिलेगा। तो जो डेंसिटी ऑफ क्राइस्टल होगा, मतलब रो एट पॉइंट एक्स, कोई भी एक पॉइंट है मान ली एक्स पे, जो डेंसिटी ऑफ द लैटिक पॉइंट्स होगा या डेंसिटी ऑफ एटम्स होगा या डेंसिटी ऑफ स्कैटरर होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ एक्स प्लस टी, है कि नहीं? मतलब अगर यहां से मैंने ट्रांसलेशन करा कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो डेंसिटी था यहाँ भी वही डेंसिटी रहेगा क्योंकि पीरियोडिक अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगा यहाँ पे भी वही डेंसिटी रहेगा क्योंकि पीरियोडिक अरेंजमेंट है। लेकिन हमेशा ध्यान रहना है कि सर हमें टी से ट्रांसलेट कराना है, मतलब एकदम से नहीं कि यहां से तुम यहाँ पे आके देख रहे हो, नो, यू हैव टू ट्रांसलेट बाय वन लैटिक पैरामीटर। तो अगर ये 1D है तो रो ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स प्लस एन ए, क्योंकि 1D में सर हमारा जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है टी, दैट इज इक्वल्स टू एन इनटू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी वेक्टर इक्वल्स टू एन इनटू ए वेक्टर। तुम यहाँ पे एन को किस भी डायरेक्शन में ले सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हालांकि 1D में है तो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, 1D में है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मुझे पता है कि 1D वन डायरेक्शन में वेक्टर, तो आइदर ए इस डायरेक्शन में होगा, नहीं तो ए का अगर इस डायरेक्शन ले रहे हो तो एन का वैल्यू तुम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। एन क्या है? एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर, एन क्या है भाई? एन हमारा एक इंटीजर। तो अगर इतना चीजें हमें पता है, तो अगर इतना तक हमें पता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म 1D डिस्क्रीट लैटिस के लिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा था?
सर यहाँ पे हमने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखा था वो कंटिन्यूअस सॉलिड के लिए लिखा था। अगर 1D एक डिस्क्रीट लैटिस पॉइंट है, डिस्क्रीट लैटिस वेक्टर है, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेशन को समेशन साइन से रिप्लेस कर देंगे। रो ऑफ आर जो था ये रखेंगे और यहाँ पे डी क्यू बार कर रहे हैं ना, तो जो समेशन होगा वो कैसा हो जाएगा? बताओ। इस चीज को मुझे क्या करना है? 1D में लिखना है, ठीक है। इस चीज को मुझे क्या करना है? इस चीज को मुझे 1D में लिखना है। तो अगर इस चीज को मैं 1D में लिखूं तो मैं रो ऑफ एक्स को कैसे लिखूंगा? रो ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा रो ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आई विल राइट रो ऑफ x is equals to summation over k rho k into e to the power of I k x, that I can write. अब अगर ये चीज आ रहा है हमें पता है, तो फिर रो ऑफ जो a होगा सर, जो रो ऑफ x होगा वही हमारा रो ऑफ x प्लस a भी होगा। सही बात है, रो ऑफ x प्लस a भी होगा। बट हमें क्या पता है? रो ऑफ x प्लस a को क्या लिख सकता हूं? समेशन ओवर k रो k e to the power of I into k into x plus a, जिसको लिखा जा सकता है समेशन ओवर k रो k e to the power of I k x into e to the power of I k a। अच्छा भाई, ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा रो ऑफ x बन जाएगा अगर e to the power of I k तुम्हारा 1 हो। So therefore, since now rho of x plus a is equals to rho of x, तो हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर k रो k e to the power of I k x into e to the power of I k a, क्या बन जाएगा? समेशन ओवर k रो k e to the power of I k x। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो हम लोग बता सकते हैं कि e to the power of I k a वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? therefore e to the power of I k a वाला जो टर्म है वो हमारा 1 बन जाएगा। अब अगर e to the power of I k equals to 1 है तो बच्चों को पता है कि k का वैल्यू आता है सर 2m pi, जहाँ पे m is an integer, okay, and therefore I can write that k is equals to 2m pi divided by a, where m is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 dot, 0 plus minus 1 plus minus 2 dot dot, that's all I can do। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं नाउ, ये 1D में देख लिया। अब अगर इसी चीज को हम लोग जनरलाइज करें 3D में तो क्या आ जाएगा? नाउ कंसीडर a 3D crystal, then a 3D crystal, then lattice translational vector, lattice translational vector, lattice translational vector को क्या लिख सकते हो? T, then lattice translational vector should be equals to n1a1 plus n2a2, hang on, plus n3a3, ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे n1 into n3 क्या है भाई? where n1 n2 and n3 are primitive vectors, or integers I can rather say, are simply integers, and a1 a2 a3 क्या है? a1 a2 a3 are fundamental
ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, इसको प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी हम लोग कह सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट एज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब ये सिनेरियो है, अब जैसे कि 1D में हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे 1D में लिखा था कि सर जस्ट बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक लैटिस, तो रो ऑफ x शुड बी इक्वल टू रो ऑफ x प्लस t, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे जो डेंसिटी है उस पॉइंट पे तुम एक ट्रांसलेशनल वेक्टर के द्वारा ट्रांसलेट कराओ तो वही सेम डेंसिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं, देख यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, since it's a Bravais lattice, since it's a Bravais lattice, it's a Bravais lattice, so therefore rho of r vector should be equals to rho of ट्रांसलेशनल वेक्टर प्लस आर वेक्टर। सही बात है सर? जी बिल्कुल सही है। तो अगर ये चीज यहाँ पे है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये आ जाएगा समेशन ओवर जी रो जी e to the power of I into g dot r, that should be equals to summation over g रो g e to the power of I into, यहाँ पे रो ऑफ t प्लस r था तो I into g dot t प्लस r लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ओवर g रो g e to the power of I into g translational vector I into g dot t into e to the power of I into g dot r, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे रो जी इंटू द पावर ऑफ आई जी डॉट आर है, रो जी इंटू द पावर ऑफ आई जी डॉट आर है, ई टू द पावर ऑफ आई जी डॉट टी जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, तो अगर इसको 1 कर दूं तो ही ये दोनों सेम हो जाएंगे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ आई इनटू जी डॉट टी शुड बी इक्वल्स टू 1, ये हमारा 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो जी डॉट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2m पाई लिख सकते हैं, जहां पे m इज एन इंटीजर where m equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 like that। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, मान लो लेट t जो है मेरा ट्रांसलेशनल वेक्टर दैट कैन रिटन एज n1 into a plus n1 into a1 plus n2 into a2 plus n3 into a3। सबको पता है कि a1 into a3 are the fundamental translational vector of the crystal and n1 into n3 are the integers, n1 into n3 are the integers, and what is my g equals to h g1 मैं मान रहा हूं ऐसा एक वेक्टर है प्लस k g2 plus l g3। I am considering it that h k l are just my integers, okay, and g1 g2 g3 are the vectors। now suppose a2 equals to a3 equal to 0, मान लो कि a2 a3 0, अगर a2 a3 0 है then g dot t हमारे पास क्या आया है, 0 आया है, 0 नहीं आया है, सॉरी, g dot t हमारे पास क्या है, 2m पाई आया है, 2m पाई पिछले स्लाइड में देख लो, देख भाई g dot t हमारा 2m पाई आया है, तो अगर g dot t हमारा 2m पाई है भाई, अगर g dot t हमारा 2m पाई है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, g dot t कैन बी रिटन एज n1h g1 dot a1 plus
N2K G2 dot A2 plus N3L G3 dot A3 आई कैन से दिस और ये पूरा चीज क्या बन जाएगा 2m पाई 2m पाई बन जाएगा अब नाउ जस्ट बिकॉज आई नो दैट a2 and a3 are 0 तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे so I can write that n1h g1 dot a should be equals to 0 n1h g1 dot a1 should be equals to 0 बोल रहा हूँ सॉरी 2m पाई क्योंकि बाकी ये दोनों टर्म तो 0 है a2 a3 0 मतलब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे तो ये है अब n1 एक इंटीजर है h एक इंटीजर है तो मान लो ये दोनों इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की वजह से मुझे एक इंटीजर मिल रहा है n वेरी गुड तो g1 डॉट a1 क्या मिलना चाहिए 2 पाई ठीक है सो आई कैन राइट देयरफॉर g1 डॉट a1 मुझे मिलना चाहिए 2 पाई g2 डॉट a2 0 and g3 डॉट a3 0 ये मिलना चाहिए मुझे ठीक है भाई ये मिलना चाहिए अब यहाँ पे एक मैंने माना था कि हमने पहले यहाँ पे क्या माना था कि सर a2 और a3 हमारा 0 है नाउ इफ आई टेक a1 and a3 equal to 0 similarly if we take a1 equals to 0 equal to a3 if we take a1 a3 equals to 0 तो हमें क्या मिलेगा तब हमें मिलेगा जो a1 a3 0 है तो इसका मतलब g1 डॉट a1 इक्वल टू 0 हमें मिलेगा g1 डॉट a1 इक्वल टू 0 g2 डॉट a2 यहाँ पे a2 नॉन जीरो है तो g2 डॉट a2 हमारा 2 पाई बन जाएगा और g3 डॉट a3 हमें मिलेगा सर अगेन 0 ठीक है एंड लास्टली if I take if I take if I take lastly if I take a1 equal to 0 a1 और a2 equal to 0 a1 equal to 0 equal to a2 तो हमारा क्या बन जाएगा देन हमें मिलेगा g1 डॉट a1 equal to 0 g2 dot a2 equal to 0 and g3 dot a3 is equals to my 2. That's all I'm gonna do. ठीक है तो इतना सारे कंडीशंस के बाद हम लोग बहुत सिंपली लिख सकते हैं दैट सो क्लियरली we can generate a lattice with G, a lattice with G as the translational vector of the lattice with G as the translational vector of the lattice just like T provided which can generate a Bravais lattice just like T provided the following conditions are satisfied. The following conditions are
प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन से कंडीशंस के बारे में बात किया जा रहा है सर? एक तो है कि जी के साथ जब मैं टी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हमें मिलना चाहिए 2m पाई, और दूसरी बात मैं जब जी आई के साथ ए आई का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब मुझे मिलना चाहिए 2 पाई इंटू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा है जिसका वैल्यू आ जाता है 1 अगर i इक्वल्स टू जे है, नहीं तो इसका वैल्यू हो जाता है 0 अगर i नॉट इक्वल टू जे है। अगर i नॉट इक्वल्स टू जे है तो, अगर i नॉट इक्वल्स टू जे तो वैल्यू नहीं आता। यहां तक देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। यहां तक देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। If there is any problem, then you can tell me. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब जी आई डॉट ए आई हमारा 0 है तो हमें पता है कि where g is equals to where g is equals to h g1 k g2 k g2 plus l g3. This is my g vector, and t equals to n1 a1 plus n2 a2 plus n3 a3, ये हमारा t है। और सर जी आई डॉट ए आई का 2 पाई डेल्टा आई होने का मतलब क्या है? जी आई डॉट ए आई का 2 पाई डेल्टा आई होने का मतलब यही है। अच्छा, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे एक सेकेंड। जी आई डॉट ए, okay fine, if I just take that a equal to 0, a2 and a3 equal to 0, so I'm getting this dot this, right? So when I'm doing just g dot t, the dot product between g and t, so I can simply write that this is 0. So g1, a2 and a3 are 0, so these are always 0. So g1 dot a1, g2 dot a2, g3 dot a3. That's what I should do. Basically g1 dot a1, g2 dot a2, and one thing, just wait for a moment. क्योंकि a2 और a3 तो मैंने पहले ही 0 मान चुका है, मैंने 0 मान चुका हूँ, तो g2 dot a1, g3 dot a1, ये सारे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो g1 dot a1 should be pi, और यहाँ पे अगर a1 पुट करूंगा तो 0 आना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं a1 और a3 को 0 लिख रहा हूँ तो a2 आएगा डॉट प्रोडक्ट में से, तो यहाँ पे भी a2, यहाँ पे भी a2, और जब मैं a1 a2 को 0 मान रहा हूँ तो सिर्फ a3 आएगा डॉट प्रोडक्ट में और कोई नहीं है। तो g1 डॉट a3 0, g2 डॉट a3 0। तो जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है वो कंडीशन कौन कौन से कंडीशन है सर? एक तो है सर हमारा g1 डॉट a1 should be equal to 2 pi g1 डॉट a2, g1 डॉट a3। ये जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं इनमें से सिर्फ g1 डॉट a1 ही सर्वाइव करेगा, बाकी ये दो 0। सिंपली देख, g1 डॉट a2, g2 डॉट a2, g3 डॉट a2, इनमें से सर जो हमारा g2 डॉट a2 है वही सर्वाइव करेगा, बाकी ये भी 0, ये भी 0। और एक देख g1 डॉट a3, g2 डॉट a3, g3 डॉट a3, इनमें से जो g3 a3 है वही सर्वाइव करेगा, जो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं, बाकी ये तो 0 0 2 पर, तो यही सर्वाइव करेगा। ठीक है, अगर ये सर्वाइव कर रहा है, सो आई नाउ नो दैट g1 is perpendicular to a2 and a3,
G2 is perpendicular to A1 A3 और हमारा जो G3 है वो A1 A2 के साथ परपेंडिकुलर। G3 जो है वो परपेंडिकुलर टू A1 A2, ये सिनेरियो है। तो अगर ये आ गया है तो इसको देख के हम लोग तीन कंडीशंस लिख सकते हैं, तीन फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। वो क्या क्या है? मैंने G1 को लिखा है, देख मैंने G1 को लिखा है 2 पाई, अच्छा A2 A3 के साथ परपेंडिकुलर है तो A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई, नॉर्मलाइज करने के लिए A1 डॉट A2 क्रॉस A3। दूसरी बात, G2 को मैंने लिखा है, G2 परपेंडिकुलर टू A1 A3 है तो 2 पाई A1 A3 क्रॉस A1 लिख सकता हूं, A1 डॉट A2 क्रॉस A3। इसको मैंने A1 क्रॉस A3 भी लिख सकता था, बट जस्ट टू मेक इट साइक्लिक आई एम राइटिंग एज A3 क्रॉस A1। देख 2 के लिए 3 क्रॉस 1, 1 2 3, 2 के लिए 3 क्रॉस 1, 1 के लिए 2 क्रॉस 3, वेरी गुड। और एक लिख सकता हूं मैं G3, वो क्या बन जाएगा भाई, 2 पाई इंटू 3 के लिए क्या होगा 1 क्रॉस 2, A1 क्रॉस A2 नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस। That's all I can say. ठीक है, A1 डॉट A2 क्रॉस A3 इज द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, बाकी कुछ नहीं। A1 A2 क्रॉस A3 इज द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। इसको मैं लिख सकता हूं A1 डॉट A2 क्रॉस A3 is nothing but the volume of the crystal। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताना था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, द फंडामेंटल और प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। देख मैंने प्रिमिटिव इसलिए लिखा है कि क्या, अगर इससे तुम यूनिट सेल जनरेट करोगे तो उस यूनिट सेल के अंदर एक ही लैटिस पॉइंट मिलेगा, मतलब उस यूनिट सेल के अंदर एक ही तुम्हें एटम मिलेगा। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल vectors, the primitive translational vectors G1, G2 and G3, okay, have the dimension of, इसका डायमेंशन क्या होगा भाई? सर डायमेंशन कैसे बताऊं, डायमेंशन के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? जरा यहाँ पे देख, जब हम पहले यहाँ पे इसको 1D में सोच रहे थे तो यहाँ पे जब तूने समेशन लिखा था 1D में, तो समेशन ओवर के रो के e to the power of i के x, के क्या है? वेव वेक्टर। वेव वेक्टर का डायमेंशन क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो वेव वेक्टर का डायमेंशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा मतलब लेंथ, तो 1 बाई लेंथ होता है इसका डायमेंशन के का। जब 3D में तुम g यूज कर रहे हो, जब तुम 3D में आके के जगह पे g यूज करो, तो ये भी वेव वेक्टर टाइप सोच सकते हो, तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? 1 बाई लेंथ ही होना चाहिए। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो सर हमारे पास अभी आंसर है that G1, G2, G3 have the dimension of length inverse, length inverse, okay, that's why the lattice generated by the translational vector, lattice generated by the translational, the lattice generated by the translational vector, इसकी वजह से ये जो lattice generate हुआ है इस translational vectors को,
translational vector G is known as reciprocal lattice. पता चला कहां से आया है ये रेसिप्रोकल वाला शब्द? Why the lattice is called reciprocal? तो ये जो चीज आया है, तो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस जो तुम लोग बीएससी के बुक में जो डेफिनेशन पढ़ते हो और एक्चुअली में जो चीज है वो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से फिर हम लोगों ने ट्रांसलेशन वेक्टर लगा के 1D में, फिर उसको 3D में देखा, तो फिर 3D में देख के हमें ये चीज यहाँ पे हम लोग आए। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है, दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। और भी है बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एक चीज ध्यान में रखना कि A1 A2 A3 जो है वो मेरा ट्रांसलेशनल वेक्टर सिर्फ नहीं है, वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है। तो जो डायरेक्ट लैटिस तुम्हारे पास था, उस डायरेक्ट लैटिस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर लेना पड़ेगा जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होने चाहिए, तो जाके जो रेसिप्रोकल लैटिस में मिलेंगे। कौन से फॉर्मूला से? ये जो 3 फॉर्मूला मैंने लिखा है, इन 3 फॉर्मूले से वो क्या होगा, वो primitive translational vectors होंगे of reciprocal space. So this is the whole thing. Now if you have any question you can please ask me, otherwise I will end with this. बताओ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास को एंड कर दूंगा। ठीक है? Tell me. Okay then. So I'm just signing off. Thank you. Thank you very much. Thank you.